नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश मिश्रा जीवन ज्ञान ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट देख के मैं काफ़ी खुश हूं। लेकिन मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने के लिए अपने वीडियो को बनाया फिर से, और मैंने ये डिसाइड किया है कि आपके वो जवाब दिया जाए जो ज़्यादा बच्चों के कन्फ्यूजन है, समस्याएँ हैं। रिव्यू से तो हम लोग काफ़ी चीज़ें जान गए, टाइपिंग में क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। लेकिन जो मुझे मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, जैसे कि पहला समस्या बच्चों का है कि अलग-अलग लोकेशन से कैसे सेंटर तक पहुँचा जाए, ये। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो बच्चे का सुबह शिफ्ट में है, वो कैसे रुकेगा, या मान लीजिए सेकंड शिफ्ट में भी कैसे रुका जाए, कहाँ रुका जाए। एक तो सर्दी का समय है, तो सर्दी के समय में धीरे-धीरे सर्दियाँ बढ़ रही हैं, बच्चा आएगा, बीमार हो जाएगा, तो उसकी टाइपिंग वैसे ही नहीं चलने वाली है। आया अगर उसे सर्दी लग गई, तो हाथ से उँगलियाँ चलेंगी ही नहीं। तो ये दूसरा सवाल है कि कहाँ रुका जाए, कैसे रुका जाए। और तीसरा सवाल वो एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और उस मुद्दा को देखा जाए तो कहीं न कहीं सरकार और बहुत सारी चीज़ों के लेके उसमें काफ़ी बड़ा मुहिम चलाना पड़ेगा, उसके बारे पे बात करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों का पहला सवाल का जवाब देना शुरू करता हूँ कि अलग-अलग लोकेशन से कहाँ आया जाए। तो मैं ज़्यादातर चांसेस दिखाता हूँ कि बच्चा आलमबाग उतर सकता है बस से, और दूसरा बस से बच्चा आ सकता है अवध बस स्टेशन, ये बस वाले बस से आलमबाग उतरेगा या तो अवध बस स्टेशन उतरेगा। तो अवध बस स्टेशन से तो पैदल पैदल का रास्ता है, वो पैदल पैदल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अवध रजत पीजी कॉलेज तक। पहला ये हो गया। दूसरा, आलमबाग अगर उतरता है बच्चा, तो एक काम कर सकता है, वो मेट्रो पकड़े और मेट्रो से सीधा इंदिरा नगर आ जाए, और इंदिरा नगर से उतर के टैक्सी पकड़े और फिर वो अवध बस स्टेशन आ जाए, और फिर पैदल पैदल का रास्ता निकल के चला जाए। ये तरीका है। दूसरा, या तो वो आलमबाग से टैक्सी पकड़े और वो सीधे टैक्सी वाले से कहे कि मुझे जो है चिन्हट की तरफ ले चलिए। चिन्हट के लिए बस मतलब टैक्सीज डायरेक्ट आती हैं आलमबाग से। तो ये हो गया। आप चिन्हट के लिए क्या, या तो वही अवध बस स्टेशन के पास उतर जाएंगे, चिन्हट से पहले पड़ता है। तो ये तरीका है। मेट्रो से आएंगे तो आपको 2 बार चेंज करना पड़ेगा। अगर आप 2 बार चेंज करने के मूड में नहीं हैं, तो आप डायरेक्ट टैक्सी पकड़िए और चलिए। टैक्सी का किराया मान चलिए मैक्सिमम 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, आपको अवध बस स्टेशन छोड़ देगा, वहाँ से पैदल पैदल आप रजत पीजी कॉलेज के पास चले जाएंगे। ये कहानी हो गई। और दूसरी कहानी कि मतलब ये 2 लोकेशन हो गए बस वाले। अब मैं बात करता हूँ ट्रेन के। ट्रेन के कहाँ कहाँ हम लोग, एक तो चार बाग बच्चा उतरेगा, दूसरा गोमती नगर स्टेशन उतरेगा, एक बीच में छोटा सा स्टेशन है मल्हौर, वहाँ पे ट्रेनें बहुत कम रुकती हैं, लेकिन रुकती भी हैं मल्हौर के पास। ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि चार बाग से अगर आए, तो पहला आप मेट्रो का सहारा लेके इंदिरा नगर, और फिर इंदिरा नगर से अवध बस स्टेशन टैक्सी पकड़ के। टैक्सी बहुत ज़्यादा 10 रुपये लेगा इंदिरा नगर से। ये चीज़ हो गया। मेट्रो वाला मुझे अंदाज़ा नहीं है किराया, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। और या तो टैक्सी पकड़ के सीधे कमता अवध बस स्टेशन पहुंच जाए, तो वहाँ पे 40 रुपये लेते हैं, 40-50, इससे ज़्यादा नहीं लेते, 50 से ज़्यादा नहीं लेंगे। ये जेन्युइन रेट चलता है। और दूसरा, अगर आप गोमती नगर स्टेशन उतरते हैं, तो गोमती नगर स्टेशन से आपको पैदल पैदल 500 मीटर या 500 मीटर पड़ता है पत्रकारपुरम। पत्रकारपुरम पहुंचिए, वहाँ से हुसरिया के लिए टैक्सी लीजिए, 5 रुपया लेगा, और फिर हुसरिया से आप पकड़िए सीधे अवध बस स्टेशन के लिए, 10 रुपया लेगा। अवध बस स्टेशन से पैदल पैदल आप जाएंगे, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं चलना चाहता हूँ, लेकिन बच्चे चल के जा रहे थे, मैं खुद ही देखा हूँ, आप लोगों को वीडियो बना के दिखाया है, ब्लॉग में हम लोग गली गली गए हैं, और वो ऐसा ही रास्ता है कि मेन हाईवे से एंटर कर ले। ये तो हो तरीका हो गया। मल्हौर वालों के लिए क्या, मल्हौर के लिए तो सीधे चिन्हट का मिल जाता है। मल्हौर से चिन्हट 10 रुपया 15 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लेता है। चिन्हट से पैदल पैदल का रास्ता सेम। कम अवध बस स्टेशन चिन्हट आपस में मिले हुए हैं, मान के चलिए 100 मीटर का डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में। ये तो हो गया कि हम लोग कैसे आए, कहाँ कहाँ से आए। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कहाँ रुका जाए। रुकना सच में बहुत बड़ा समस्या है, और मैं आपसे बार बार कहूँगा कि अगर आप नज़दीक रुकेंगे, तो इस समय रस है, भीड़ है, जहाँ भी देखो तहाँ, तो वो लोग ज़्यादा लूटने के चक्कर में पड़ते हैं बच्चों से कि 1000 रुपये का कमरा है, ऐसा है वैसा है। जबकि एक ही रात बिताना है, पूरे 24 घंटा का, मतलब अगर किसी के यहाँ कमरा लेते हैं 24 घंटे का, तब मान के चलिए वो 1000 रुपया लेता, तो जेन्युइन भी बनता है।
लेकिन अगर सिर्फ आपको रात बिताना है तो 500 रुपया इनफ होता है बच्चों के लिए। अगर कहीं बात करें वो तो चार बाग रुक लें, पहुँच के चार बाग स्टेशन पे, वहीं आसपास बहुत सारे होटल्स हैं छोटे बड़े, तो कोशिश करो छोटे ही होटल्स को आप अप्रोच करिए, बड़े होटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है जिनके पास ज़्यादा दिक्कतें हैं। और मैं एक तरीका मैं अपना चुका हूँ दोस्तों। मैं दिल्ली शहर गया था एक बार, ऐसा एग्ज़ाम था तो मैं रैन बसेरा में जाके सो गया था। रैन बसेरा का मतलब वहाँ पे टेंट लगे रहते, ठंडी का समय था। तो मैं गया वहाँ पे, कहा भैया रुकना है हमको, पेपर देने आए हैं, एग्ज़ाम है, ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा ठीक है ऐसा करिए आप अपना आधार कार्ड अपना एडमिट कार्ड हमको दिखा दीजिए। फ़ोटो खींचा, उसके बाद कहा ठीक आप सो जाइए। जब वो देखा जेन्युइन बच्चा है, सच में पेपर देने आया, तो उसने कुछ बोला नहीं, ओढ़ने के लिए सब कुछ चीज़ें दिया मुझे। आराम से मैं रात में सोया और सुबह उठा चला आया। तो ये तो रैन बसेरा, लेकिन लखनऊ में अभी रैन बसेरा मुझे लग नहीं रहा कहीं रैन बसेरा टेंट चालू हो गया है। एक दो जगह लगता है लेकिन अभी चालू नहीं है। तो ये अगर होता तो आप रोक सकते हैं, लेकिन सफाई थोड़ी सी अच्छी रहती नहीं रैन बसेरा में, ये तो है। सफाई का मतलब जो बिस्तर उस्तर रहता है बड़ा अजीब टाइप का स्मेल करता है भाई। शायद जो कभी ना सोया हो तो सो भी नहीं पाए। मैं सो चुका हूँ दिल्ली में, इसलिए अपना अनुभव बता रहा था। ये तो फ्री वाले काम है कि आप आराम से निपटा के चले आ सकते हैं, थोड़ा सा सजग रहना पड़ता है इन चीज़ों में। बाकी आप कमरा ले लेंगे 500 रुपये से 1000 के अंदर आपको कमरा मिल जाएगा। आप चार बाग के साइड कमरा ले लीजिए। आप आइए कमता के पास, अवध बस स्टेशन के पास कमरा मत पूछिएगा। वहाँ से थोड़ा सा आप 1 किलोमीटर आगे बढ़ जाइए तो चिन्हट और मटियारी इलाका पड़ता है। वहाँ पे कॉलोनी के अंदर लोग होटल बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको बैनर बाहर पोस्टर वोस्टर लग जाएंगे, मिल जाएंगे आपको, देखेंगे तो आप वहाँ से जाके रुक सकते हैं। 500 से 1000 के बीच में, बार्गेनिंग करने पे 500 मान जाते हैं। अगर दो लोग रहते हैं तो भाई 1000 रुपया तो जेन्युइन ही ले लेंगे। रुकिएगा। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि ठंड का समय है, एक तो टाइपिंग का खेला है। अगर हल्की सी सर्दी लग गई, जुकाम हो गया, पता क्या होगा, सर रख लेगा। आपको उंगलियां नहीं चलेंगी, जो स्पीड होगा ना उस स्पीड में 2-3 पॉइंट की अपने आप कमी आ जाएगी, 2-3 वर्ड पर मिनट का कमी आ जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का पेपर हो चुका है, लेकिन जिनका नहीं हुआ मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बच्चों का मुझसे पूछ रहे हैं। तो ये रुकने के लिए मैंने अपना तरीका बता दिया। एक तरीका मैंने आप लोग को और भी बताया था, ब्लॉग में आप देखे थे। मैं ये बोला था कि आप लोग जो है अवध बस स्टेशन पे रात गुजार सकते हैं, लेकिन कैसे? अपना किसी बच्चे ने कहा था क्या खटिया उटिया बिस्तर उस्तर लेके आए। भाई खटिया उटिया बिस्तर उस्तर लेके आने कैसे बात हो गई, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर जैसे आप स्टेशन पे रात बिताना चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चे बिताए भी, हम लोग भी बिताते हैं, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम पेपर देने जाते हैं तो उसका सिंपल सा तरीका है, अपना बिछाने वाला व्यवस्था लेके आइएगा। और साथ में स्ट्रिक्टली मैं बच्चों से कह रहा हूँ, आपको एक काम और करना है, मेडिसिन फीवर की, कोल्ड की ज़रूर लेके चलिएगा। खुदा न खास्ता आपके साथ फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, तो दिमाग काम नहीं करता, दवा लेने का मन ही नहीं करेगा, अजीब टाइप का हो जाता है मन। तो मैं कहूँगा दवा ज़रूर ले लीजिएगा। बच्चे जो दूर से आ रहे हैं, अगर फीवर हो गई और खुद आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, आपका वहीं हालत ख़राब हो जाएगा। और दवा, जिसको ठंड लग रही, थोड़ा सा फीलिंग हो रही, वो दवा ज़रूर खा के फिर जाए अंदर, थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है बॉडी में और मस्त अपनी टाइपिंग कर लेगा। उसके बाद फिर चाहे गिर ही जाए, सो जाए, क्या लेना देना, काम खत्म, 1 घंटे के लिए चाहिए एनर्जी। तो वो करना पड़ेगा भाई, ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा बोतल पानी गर्म वाला अगर ला पाएँ तो ला पाएँ, नहीं ला पाते हैं बच्चे बहुत सारे, उतने व्यवस्थित नहीं हो पाता, बोतल भी नहीं होता, तो प्लास्टिक वाला ले आओ, नॉर्मल पिया जाए, क्या दिक्कत है। तो ये चीज़ें हो गई। और मेरा जो तीसरा क्वेश्चन था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैंने बोला था कि मुहिम है, मुद्दा है, बहुत सारे बच्चों से मैंने एक वीडियो बताया, भाई साहब रिव्यू दे रहे थे, वो सच में दर्द है, वो बच्चों का बहुत तकलीफ़ है कि उनका सोचिए 59 नंबर था पिछली बार 12-62 में, और लगभग 61 नंबर के करीब कट ऑफ गया था, और वो हो नहीं पाए क्योंकि नंबर कम था। टाइपिंग उनकी अच्छी थी, उन्होंने आरटीआई भी मांगा था। उनका 35 वर्ड पर मिनट स्पीड आई थी इंग्लिश में। हिंदी में लगभग उनका आया था, एक बता रहे थे 26 27-28 आया था उनका, आया था आरटीआई में जवाब। लेकिन कहानी क्या होती है, बच्चा सेलेक्ट नहीं होता क्योंकि फाइनल में उसका मार्क नहीं अच्छा बना। हुआ क्या समस्या यहाँ पे, काफ़ी सारे बच्चे जो है ज्वाइनिंग लेके छोड़ देते हैं। 700 कुछ बच्चों ने, 742 बच्चों ने ज्वाइन किया था, और 494 ऐसे कुछ बच्चे, मतलब 500 मान लेते हैं,
बच्चे ज्वाइन करके छोड़ दिए, सीट खराब कर दिए और वेटिंग लिस्ट नहीं होती है। ये सबसे गंभीर समस्या है। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं हो रही है, अब और सबसे बड़ी समस्या तो आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश सरकार साथ नहीं, ये सारी सरकारें यही कर रही। एसएससी वेटिंग लिस्ट खत्म कर दी, उसके बाद आरआरबी ने वेटिंग लिस्ट धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया है। रेलवे वेटिंग लिस्ट अब देना बंद कर दिया है, कह रहा है कि अब नहीं देंगे, अब जितनी नई वैकेंसी आएगी हम वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे। क्या उन्होंने तरीका बताया है? कहा कि हम हर साल वैकेंसी कराएंगे। जब हर साल वैकेंसी कराएं तो वेटिंग लिस्ट देने की ज़रूरत क्या है? चलिए भाई, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आप हर साल क्या अपना जो कैलेंडर है फॉलो कर पा रहे हैं? ग्रुप डी का कैलेंडर फॉलो हो पाया है आपसे? नहीं फॉलो हुआ ना, आपका तो अभी केस ही चल रहा है। तो इस तरह से अब जो वैकेंसी होगा क्लियर होगा, आप ह्यूमन रिसोर्स को बेकार में वेस्ट करवा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद मनी, उसके बाद बच्चे का मानसिक समस्या, ये मतलब बच्चा हर चीज़ स्ट्रेस से आता है ना। अब सोचिए जो बच्चा इस ठंडी में आ रहा हो, कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं कैसे रुकें सर, क्या करें। वो बच्चा हिम्मत करके घर से निकलता है पेपर देने के लिए, और फिर कल का आप सीटें बर्बाद चली जाती है, उसके अंदर से क्या दर्द निकलेगा। तो इन सब चीज़ों पे मुद्दा है, गंभीर भी है। अगर ये मुद्दा यही है कि हम लोगों को यूपी सरकार को भी वैकेंसी हो, चाहे सेंट्रल सरकार हो, ये दो सबके लिए मैं कह रहा हूँ, कोई वेटिंग लिस्ट ना ख़त्म करे। और मैं जैसे क्या है कि बहुत बड़ा यूट्यूबर या कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह से नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ। लेकिन मेरी बातें जब देख रहा हूँ कि लोग देख रहे हैं, बच्चे या हमारे भाई लोग देख रहे हैं, हमारे दोस्त तो सारे देख रहे हैं, तो मुझे लगा कि बात रखूँ, मैं ही शुरू कर दूँ ना, मैं ही शुरू करता हूँ। अच्छा देखिए, मैं इतना पोटेंशियल रखता हूँ कि आंदोलन शुरू कर दिया जाए या अपनी बात सरकार के पास तक पहुँचाया जा सके। माध्यम पता है हम लोगों को, जन सुनवाई केंद्र से लेके ऑनलाइन सीपी ग्राम ये सब बने हुए हैं पोर्टल, उन सब पे हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इस सब पे आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। आप लोग कमेंट करिए, हमको बताइए, मैं इस पे आरटीआई से लेके जो करना चाहिए करूँगा। अगर केस भी लड़ना पड़े तो हमारे खुद भैया वकील हैं, मैं उनसे कह दूंगा फ्री में केस लड़ लेंगे, लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब मुद्दा नहीं, लेकिन ये केस वाली बात ही नहीं बनती है। इसमें मेन मुद्दा ये बनता है कि हम लोग जो है सिर्फ डिस्कशन करते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाए कि सरकार इस पे ध्यान दे। और इसमें काफ़ी चीज़ों का नुकसान हो रहा है, सोचिए, आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसे कहते हैं एचडीआई इंडेक्स। आपको पता है एचडीआई इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बहुत नीचे है, बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है। इसी वजह से नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? किसी भी देश की संपत्ति होता है। एक यंग युवा, हम लोग किसी देश की बहुत बड़ी संपत्ति हैं भाई। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और ये स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, हर गवर्नमेंट की समस्या है, सेंट्रल की भी समस्या है। तो इसको वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ। यहाँ तक अगर बच्चों पहुँच गए हैं, दोस्तों मेरे पहुँच गए हो, तो सभी बताइएगा कि इस पे क्या किया जा सकता है, अगर जेन्युइन लगे तो। बाकी आप लोगों को रुकने का सारा समस्या बता दिया हूँ, तरीका क्या है कैसा है, आप आप उसको करके आइएगा। और मैं एक बात लास्ट में कहूँगा कि आइए, कम से कम अनुभव मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगी। नहीं तो आपको कभी अंदाज़ा नहीं लगेगा कि एग्ज़ाम में प्रैक्टिस कैसे होता है या टाइपिंग कैसे होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।